सो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम करंट के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज हैं ये हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन क्या बोलता है, इंडिया के ई वीज़ा सिस्टम के रेफरेंस में हमें स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। स्टेटमेंट वन, ई वीज़ा जो है ये दिया जाता है ओनली आफ्टर अराइवल इन इंडिया। ई वीज़ा फैसिलिटी अवेलेबल है 200 कंट्रीज़ के सिटीजन्स के लिए। ई वीज़ा होल्डर्स इंटर हो सकते हैं इंडिया में थ्रू एनी इंटरनेशनल सी पोर्ट। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए वन ओनली, बी टू ओनली, सी टू एंड थ्री ओनली, या फिर डी वन टू एंड थ्री। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि टू ओनली। अगर हम बात करें ओनली आफ्टर अराइवल नहीं, इसको पहले यहाँ पे अप्लाई करना है, फिर यहाँ पे बंदा इंटर हो सकता है इंडिया में। मोर देन 200 कंट्रीज़ के लिए ई वीज़ा फैसिलिटी अवेलेबल है। और ई वीज़ा होल्डर्स ये किसी भी इंटरनेशनल सी पोर्ट से इंटर नहीं हो सकते, थ्रू सेलेक्टेड सी पोर्ट्स के ये यहाँ पे इंटर हो सकते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएनएस निरीक्षक ऑफ इंडियन नेवी ये प्राइमरीली किसके साथ एसोसिएटेड है? एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशंस के साथ, मिसाइल टेस्टिंग, कोस्टल सर्वेलेंस, या फिर सबमरीन रेस्क्यू एंड डाइविंग स्पोर्ट। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि सबमरीन रेस्क्यू एंड डाइविंग स्पोर्ट के लिए ये आईएनएस निरीक्षक जो है ये इसका प्राइमरी वर्क जो है वो यही है। ठीक है, सबमरीन रेस्क्यू करना और डाइविंग स्पोर्ट करना। नाउ साइको सोशल रिस्क एट वर्क प्लेस, इसमें कौन कौन सी चीज़ इंक्लूड है? लॉन्ग वर्किंग आवर्स, जॉब इनसिक्योरिटी, वर्क प्लेस हरासमेंट। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? वन ओनली, वन एंड टू ओनली, टू एंड थ्री ओनली, वन टू एंड थ्री। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि वन टू एंड थ्री। लॉन्ग वर्किंग आवर्स यानी कि कम अज़ कम 8-9 घंटे प्लस काम, ठीक है, पर डे। जॉब इनसिक्योरिटी, तो जॉब इनसिक्योरिटी ज़्यादा है। एंड वहीं अगर हम बात करें वर्क प्लेस हरासमेंट, ठीक है, स्पेशली जो फीमेल्स हैं उनको हरास किया जाता है ज़्यादा। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, वन टू एंड थ्री। नाउ जेनेटिक इंजीनियरिंग के रेफरेंस में हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। स्टेटमेंट वन क्या बोलता है? जर्म लाइन जीन एडिटिंग चेंज करती है, चेंजेस जो हैं वो हेरिटेबल हैं। क्या जो जर्म लाइन जीन एडिटिंग चेंजेस हैं वो हेरिटेबल हैं? हेरिटेबल मीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक वो मतलब ट्रांसफ़र हो सकते हैं। सोमैटिक सेल जीन थेरेपी, क्या ये फ्यूचर जनरेशन उसको इफ़ेक्ट करती है? जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं क्या उनको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया है बिना किसी अपोजिशन के? तो इसका स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए वन ओनली, ऑप्शन बी वन एंड टू, ऑप्शन सी टू एंड थ्री, ऑप्शन डी वन टू एंड थ्री। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि वन ओनली। ठीक है, वन ओनली। जो जर्मलाइन जीन एडिटिंग है अगर उसकी बात करें तो वो हेरिटेबल है, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक वो जो चेंजेस हैं वो ट्रांसफ़र हो सकती हैं। आई बात समझ पे? सोमैटिक सेल जीन थेरेपी ये फ्यूचर जनरेशन को इफ़ेक्ट नहीं करती। अगर हम बात करें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की, तो इनको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ठीक है, इनके अगेंस्ट में लोग मतलब अपोज हैं जीएम क्रॉप्स के। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के लोग अपोज करते हैं इसको। ठीक है, जीएम मस्टर्ड है, आई बात समझ में? जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है। नो, क्योंकि हेल्थ इश्यूज होते हैं इसके साथ, हेल्थ इश्यूज जो है वो एसोसिएटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन सोमैटिक सेल जीन थेरेपी? देखो अब सोमैटिक सेल जीन थेरेपी का मैं यहाँ पे बताऊँगा। जेनेटिक चेंजेस पास होती है टू फ्यूचर जनरेशन्स। जेनेटिक चेंजेस जो इफेक्ट करती हैं ओनली द ट्रीटेड इंडिविजुअल, जिसको हम ट्रीट करेंगे, जिसमें हम चेंजेस लाएंगे, बस उसी में इफ़ेक्ट होगा, उसके एक्स्ट्रा मतलब नेक्स्ट जनरेशन में
ये चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं होगी। जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो क्रॉप्स का है फॉर हाई हियर यील्ड, उसको हम हाई हियर यील्ड के लिए करते हैं। इसी वजह से हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं क्रॉप्स में, ताकि हमें हाई यील्ड मिले। जो ट्रांसफ़र है जीन्स का बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज़, क्या इसलिए जो सोमैटिक सेल जीन थेरेपी है वो हम डिफरेंट स्पीशीज़ में जीनस को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। जेनेटिक चेंजेस अफेक्ट करती हैं ओनली ट्रीटेड इंडिविजुअल को। आई बात समझ में? अब सोमैटिक सेल जीन थेरेपी है, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफ़र नहीं होती। आई बात, दे आर नॉट हेरिटेबल। यहाँ पे जर्म लाइन जो है वो हेरिटेबल है, सोमैटिक जो है वो हेरिटेबल नहीं है। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखना। जर्म लाइन जीन एडिटिंग जो है वो हेरिटेबल है, सोमैटिक जो है वो हेरिटेबल नहीं है। ओके, आई बात समझ में? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के रेफरेंस में हम बात करते हैं सेक्टोरल प्लूरिलेटरलिज्म। इसके रेफरेंस में हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है? क्या इसमें हम लार्ज ग्लोबल अलायंसेस बनाते हैं बेस्ड ऑन शेयर्ड वैल्यूज़? यहाँ पे क्या हम फोकस करते हैं स्मॉल सेक्टर स्पेसिफिक पार्टनरशिप अमॉन्ग द कंट्रीज? सेक्टर स्पेसिफिक पार्टनरशिप, ठीक है, ज़्यादातर हम स्मॉल और सेक्टर स्पेसिफिक पार्टनरशिप्स पे फोकस करते हैं। तो सेक्टोरल प्लूरिलेटरलिज्म का मतलब क्या होता है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नियदर वन नॉर टू। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि टू ओनली। आई बात समझ में? यहाँ पे हम स्मॉल सेक्टर स्पेसिफिक पार्टनरशिप पे फोकस करते हैं किसी पर्टिकुलर सेक्टर में। आई बात समझ में? ताकि हम सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई कर सकें। जैसे कि अब एलएनजी, एलपीजी की क्राइसिस हो रही हैं, फर्टिलाइजर्स की क्राइसिस हो रही हैं, क्रूड ऑयल की क्राइसिस हो रही है, पेट्रोल डीजल की क्राइसिस हो रही हैं। अगर डाइवर्सिफाई होता तो इतनी क्राइसिस ना होती। ठीक है, सप्लाई चेन जो है वो कंटिन्यूसली फ्लो रहती। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडिया अफ्रीका रिलेशंस। इंडिया अफ्रीका रिलेशंस के रेफरेंस में हमें कंसिडर करना है स्टेटमेंट्स को। फोर्थ इंडिया अफ्रीका समिट जो है, क्या वो यहाँ पे मोर देन एक डिकेड के बाद यहाँ पे होने जा रही है? नो। इंडिया ने रिड्यूस किया है अपनी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को अफ्रीका में रिसेंट ईयर्स में। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नियदर वन नॉर टू। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि वन ओनली। इंडिया अफ्रीका जो फर्म समिट है ये फोर्थ वाली समिट है, एंड ये मोर देन एक डिकेड के बाद होने जा रही है। ठीक है, आई बात समझ में? पिछले एक दहाई से ये नहीं हुई, अब ये वाली होने जा रही है। इंडिया ने डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को रिड्यूस नहीं किया है, इंडिया अपनी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को बढ़ा रहा है अफ्रीका में। नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाला प्रिंसिपल्स ये रिलेटेड हैं किसके? इंडिया मैरीटाइम पॉलिसी जो कि इंडियन ओशन में, इंडिया का एंगेजमेंट स्ट्रेटजी विद अफ्रीका, अफ्रीकन यूनियंस इंटरनल गवर्नेंस रिफॉर्म, या फिर यूएन क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क फॉर अफ्रीका। तो ये कंपाला प्रिंसिपल्स क्या है? सीधा सीधा क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में आ सकता है। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि इंडिया का ये एंगेजमेंट स्ट्रेटजी है विद अफ्रीका। ठीक है, इंडिया की एंगेजमेंट स्ट्रेटजीज हैं अफ्रीका के साथ, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंपाला प्रिंसिपल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद रेफरेंस टू दी 3D ग्लॉस सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है 3D ग्लॉस सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के रेफरेंस में। क्या इसमें हम वर्टिकल स्टॉकिंग ऑफ चिप कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं ताकि जो कंप्यूटिंग पावर है वो इंक्रीज होए? इट रिलाइज इंटायरली ऑन ट्रेडिशनल सिलिकॉन वेफर टेक्नोलॉजी। तो कौन सा सिस्टम करेक्ट है? वन ओनली, टू ओनली,
बोथ 1 and 2, neither 1 nor 2। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यहाँ यानी कि यहाँ पे हम वर्टिकल स्टैकिंग ऑफ चिप कंपोनेंट्स का यूज़ करते हैं ताकि जो कंप्यूटिंग पावर है वो इंक्रीज हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ओमियम लेक ये किस एक स्टेट में लोकेटेड है? ऑप्शन ए असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। यार ये मतलब क्वेश्चन छोटा है, मैं मान के क्वेश्चन छोटा है, लैंग्वेज इजी है यहाँ पे, आई बात समझ में। लेकिन यूपीएससी मैं कह रहा हूँ, यूपीएससी भी ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें कौन सा हर्ज है। यूपीएससी हो चाहे जेकेपीएससी हो चाहे जेकेएसएसबी हो, ये वाले लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लेक्स का नाम दे देंगे, ठीक है, यहाँ पे स्टेट्स का नाम दे देंगे, हाउ मैनी आर करेक्ट, ठीक है, कितने पियर करेक्ट हैं, 5-4 दे देंगे पियर, कहाँ जाओगे? अगर आपको 2-3 पता है, एलिमिनेशन टेक्निक भी यहाँ पे यूज़ नहीं होगी, वो बंदा पागल हो जाता है, किसको एलिमिनेट करूँ? वो पहले होता था ए को 2, बी को सी, ये वो चलो कर लेते कुछ, यहाँ तो वो भी नहीं है। यहाँ पे हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्ट, 1 only 2, 1 only 2 only, ऑल 4 या फिर नन। तो उस टाइम क्या करेगा? उस टाइम कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, ठीक है। नाउ ओमियम लेक जो है ये मेघालय में लोकेटेड है, ठीक है, इसका सही आंसर मेघालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब कोल्ड स्पार्क टेक्नोलॉजी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू द ट्रेडिशनल फायरवर्क? जो फायर क्रैकर्स है उसमें हम मतलब फायर क्रैकर्स जो हम मतलब यूज़ करते हैं, वहाँ पे मतलब एक किस्म का साउंड जो है वो हाई प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और धुआं एंड आग भी, लाइट भी, ठीक है, तीनों चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। लेकिन यहाँ पे एक नई टेक्नोलॉजी है स्पार्क टेक्नोलॉजी, तो इसके रेफरेंस में हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। क्या इसमें हम यूज़ करते हैं एक्सप्लोजिव केमिकल्स ताकि लाउड साउंड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो सकें? क्या यहाँ पे लाइट को जनरेट किया जाता है, यहाँ पे हम हीट यूज़ करते हैं हीटेड मेटल पाउडर को ताकि एक्सप्लोजन ना हो, विदाउट एक्सप्लोजन? क्या ये ऑपरेट करता है एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर अबोव 1000 सेल्सियस डिग्री? नाउ स्टेटमेंट डी, इट प्रोड्यूस डेंस स्मोक और विजुअल इफेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, यानी कि यहाँ पे हम लाइट को जनरेट करते हैं हीटेड मेटल पाउडर का इस्तेमाल करके विदाउट एक्सप्लोजन। यहाँ पे धमाका नहीं होता, लाइट जो है वो प्रोड्यूस होती है, मेटल पाउडर को यहाँ पे यूज़ करते हैं, हीटेड मेटल पाउडर का यूज़ किया जाता है ना। इजिप्ट जो है ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, लेकिन ये किस किस कंटिनेंट में लोकेटेड है? ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज़ मतलब वो कंट्री जो किसी 2 कंटिनेंट्स में प्रेजेंट है, ठीक है। तो कौन कौन सी कंट्री ट्रांस कॉन्टिनेंटल है, ठीक है, बताओ ज़रा। एक तो रशिया है, एंड 3 मैं आपको बता दूंगा, दूसरा इजिप्ट है, एंड फोर्थ जो है वो तुर्की है। ज़रा और ऐड करो, और कौन कौन सा है? तो इजिप्ट जो है वो इंटायरली किस में है? अफ्रीका में। क्या इंटायरली एशिया में है? क्या ये बोथ अफ्रीका एशिया में है? क्या ये यूरोप और अफ्रीका में है? तो बताओ इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी है, यानी कि ये बोथ अफ्रीका और इसके साथ साथ एशिया में लोकेटेड है, अफ्रीका एंड एशिया, ठीक है। इजिप्ट कहाँ पे लोकेटेड है? अफ्रीका और एशिया में लोकेटेड है। इसका कौन सा पार्ट एशिया में लोकेटेड है? तो ज़रा बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मुझे टिप ऑफ द टंग है, मैं अभी बोल दूंगा, लेकिन कमेंट के लिए कुछ रहना चाहिए, कमेंट्स नहीं आ रही आपकी। ना सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल ये अलग होता है डायरेक्ट इथेनॉल यूज़ से, तो ये कैसे डिफ़र है, कैसे अलग है? क्या इसको हम यूज़ करते हैं बिना किसी केमिकल प्रोसेसिंग के? क्या ये मोर वाटर एब्जॉर्बेंट है देन इथेनॉल? क्या इसको यूज़ किया जाता है ओनली इन ऑटोमोबाइल्स?
क्या इसको हम पहले सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करते हैं फिर यूज़ करते हैं बिफोर यूज़, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? हाय, इसका ऑप्शन जो है वो देखी गया स्टेटमेंट डी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ इसको हम कन्वर्ट करते हैं सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन्स में, उसके बाद इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, सीड स्कीम को लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इसका प्राइमरी मकसद क्या है? एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ प्रोवाइड करना फार्मर्स को, वेलफेयर और एम्पावरमेंट करना डिनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स को। पता है आपको, सच बताऊं हॉनेस्टली, अगर आप JKPSC के एस्पेरेंट हो या अगर आप UPSC के एस्पेरेंट भी हो ना, आपको जब क्वेश्चन आएगा मतलब नोटिफाइड डिनोटिफाइड ट्राइब्स, तो उस समय पे मतलब आप सीधा इतना लिख सकते हो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में। अगर आप स्टेटमेंट्स लिखते हो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में 1 2 3, एक उसमें सीड स्कीम डायरेक्ट लिख सकते हो, सीड स्कीम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका मकसद क्या है? प्रोवाइड करना एग्रीकल्चरल सब्सिडी फार्मर्स को, मतलब ये एक पॉइंट बन जाए, एक MCQ सीधा एक पॉइंट बनता है अगर स्कीम्स के रिलेटेड MCQ आ जाए, अगर मतलब कोई गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के रिलेटेड किसी मिनिस्ट्री के रिलेटेड, ये मतलब एक MCQ सीधा मेंस का एक पॉइंट बनता है। ठीक है, MCQ ये कोई वेस्ट नहीं है, जो बनाते हैं उनको पता चलते है कि MCQ बनाने में कितना टाइम लगता है। आपको फ्री मिल जाता है तो आप उसका कदर नहीं करते, तो ये MCQ हर किसी चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आई बात समझ में? नो, एग्रीकल्चर सब्सिडी फार्मर्स के लिए, वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट ऑफ डिनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, वो तो मैंने पहले ही बोल दिया आपको समझाते समझाते। प्रमोट करना डिजिटल एजुकेशन इन रूरल एरियाज़, या फिर सपोर्ट करना स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप्स को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, वेलफेयर और एम्पावर करना डिनोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स को। नाउ बस वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे बढ़ेंगे कल। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आती होंगी। प्लीज़, लोग बहुत सारे देखते हैं वीडियोस को, लेकिन यार सपोर्ट तो करो। ठीक है, अगर कुछ और सपोर्ट नहीं कर सकते तो सब्सक्राइब तो कर सकते हो, फ्री में है। ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।